Our last topic was multi-purpose projects. आपको क्लियर हो गया कि मल्टीपर्पज़ क्यों नाम दिया गया इनको, मल्टीपर्पज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फुलफिल मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल होते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव इनसे फुलफिल होते हैं? लाइक फिशिंग, इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर सप्लाई और फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट कंट्रोल, ये सब ऑब्जेक्टिव्स इससे क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं। अब देखो, हर कोई भी हम टॉपिक की बात करें या कोई भी चीज़ की बात करें तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में इनके बेनिफिट्स आएंगे, लेकिन देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो जुड़ी हुई हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके साथ जुड़ी हुई है। ये हम सबको पता है कि इनको बनाया क्यों गया, इनको स्टार्ट क्यों किया गया? स्टार्ट किया गया लोगों को बेनिफिट पहुंचे। लेकिन देखो अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? अब देखो, जब हम रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाते हैं तो डैम्स बनाते हैं, डैम्स का मेन काम क्या होता है? रिवर का जो एक्सेसिव वाटर फ्लो होता है, एक्सेसिव जो वाटर होता है उसको क्या करना? उसको इकट्ठा करना और रिवर के फ्लो को कंट्रोल करना, ताकि वो उसकी जो फ्लड है वो कंट्रोल हो सके और वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग ना हो। लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, जब हम डैम्स बनाएंगे तो उनका जो सेडिमेंटेशन होता है रिवर्स का, सेडिमेंटेशन क्या होता है? इट मीन्स रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, और वो सेडिमेंट्स क्या होंगे? रिवर के साथ में, रिवर के जो साथ के फ्लड प्लेन्स है वहां पे डिपॉजिट होंगे। लेकिन अगर आप रिवर के रास्ते में डैम्स बना दोगे तो क्या होगा? डैम्स बनाने से वो सेडिमेंट्स कहाँ रुक जाएंगे? डैम्स के अंदर ही रुक जाएंगे, ठीक है। और वो सेडिमेंट्स डैम के अंदर रुक जाएंगे तो आगे का जो रिवर कोर्स है उसमें सेडिमेंट्स नहीं पहुंचेंगे, और वो सारे सेडिमेंट्स उस रिजर्वेयर जो भी हमने बनाया, जो भी डैम हमने बनाया, उस डैम के बॉटम के अंदर क्या हो जाएंगे? अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो अब ये जो सेडिमेंट्स हैं उस रिजर्वेयर के बॉटम में जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या आएगी? जो डैम्स का वाटर लेवल है, वाटर लेवल रिड्यूस होगा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि उन डैम्स का क्या होगा? वाटर लेवल रिड्यूस होगा। दूसरा, अब जब उस डैम को क्रॉस करके रिवर आगे बढ़ेगी, रिवर अपने कोर्स में आगे बढ़ेगी, तो आगे फिर क्या होगा? रिवर्स के अंदर सेडिमेंट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, सेडिमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और रिवर का आगे का कोर्स कैसा हो जाएगा? रॉकी हो जाएगा। इट मीन्स उनमें सेडिमेंट्स की कमी हो जाएगी, और आगे जो रिवर अपने प्लेन्स बनाती है, उन प्लेन्स में जो नई सॉइल, न्यू अलुवियल सॉइल जाके डिपॉजिट होती है, उसका डिपोजिशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट सीधे सीधे उन एरियाज की एग्रीकल्चर पे पड़ेंगे। एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। एग्रीकल्चर पे कैसे पड़ेगा? जो एरिया फर्टाइल थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लेवल हाई था, अब वहीं पे उन्हीं एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और भी देखो, अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं
ये एक चीज में और काम में आता है। इन सेडिमेंट्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं या कुछ इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के फूड होते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स उनको फूड के रूप में यूज करते हैं। तो एक रिवर का जो पर्टिकुलर कोर्स है उससे आगे वो मटेरियल्स जब कम जाएंगे, उस डैम में इकट्ठे हो जाएंगे, तो आगे रहने वाली एक्वेटिक लाइफ के लिए फूड शॉर्टेज हो जाएगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, जो इन एक्वेटिक एनिमल्स का माइग्रेशन था। एक्वेटिक एनिमल्स जो रिवर का कोर्स होता है उसमें माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। स्पेशली किस टाइम पे, जो स्पॉनिंग का टाइम होता है उनका, स्पॉनिंग मतलब समझते हो, स्पॉनिंग मीन्स जब उनका अंडे देने का टाइम होता है, ठीक है, जिसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा कि वो उस डैम से आगे का जो वे है उसमें मूव नहीं कर पाएंगे। अब एनिमल्स की खास बात होती है, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स की, वो रहते कहीं किसी और जगह है, लेकिन जो अपने एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो दूसरी जगह देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, वो एक सेफ जगह या एक फेवरेबल जगह देखकर वो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो जब उस डैम से आगे जा ही नहीं पाएंगे, उनका माइग्रेशन रुक जाएगा, तो उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या होगी, इससे इफेक्ट होगी, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेंगे। और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो इंडेंजर होके हो सकता है, कोई कोई एक्वेटिक एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो क्या आ जाए, लुप्त भी हो जाए, वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए, हो सकता है ऐसा। भाई जब आपको पता है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारे रहने लायक फेवरेबल कंडीशन है, और आपसे उस जगह को छीन लिया जाए, आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो आप क्या होगा, आपकी लाइफ वैसी नहीं होगी जैसी आप अपने फेवरेबल प्लेस के ऊपर जैसी लाइफ होनी चाहिए थी आपकी। तो सेम कंडीशन इन एनिमल्स की होती है। इसके अलावा जब ये डैम्स बनाए जाते हैं, तो जैसे मान लो ये रिवर का कोर्स है, आपने यहाँ पे रिवर के कोर्स को रोक के यहाँ पे डैम बनाया, तो ये डैम क्या करेगा, इस आसपास के पूरे एरिया में इसका वाटर एक्यूमुलेट होगा और ये पूरा एक लेक बनेगी आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर इस रिवर के पास में जो फर्टाइल सॉइल होगी, जो रिवर का फ्लड प्लेन होगा या फर्टाइल सॉइल होगी, वो फर्टाइल सॉइल क्या हो जाएगी, इस रिवर के अंदर, रिवर के ऊपर जो डैम बना है उस डैम के अंदर सब मर्ज हो जाएगी, इट मींस उसमें डूब जाएगी। तो फर्टाइल सॉइल का आपको नुकसान हुआ। साथ में जैसे मान लो फर्टाइल सॉइल नहीं है यहाँ पे फॉरेस्ट है, काफ़ी डेंस वेजिटेशन है, तो वो फॉरेस्ट एरिया भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर सब मर्ज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था वो नर्मदा सागर डैम के लिए लोगों ने उसका विरोध किया था, तो वो इसी वजह से लोगों ने उसको अपोज किया था कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया इसके अंदर सब मर्ज हो रहा था, ठीक है। तो डैम्स जितने फ़ायदेमंद हैं, जितने बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, उतने ही हमारे लिए क्या हैं, हार्मफुल भी हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स भी इनके होते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये डैम बनाए जाते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, कि जो रिवर है उसका जो एक्सेसिव वाटर है उसकी वजह से जो फ्लड आती है उसका पानी वेस्ट ही जाता है, और उस फ्लड की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का, लोगों का क्रॉप पैटर्न जो होता है वो इफेक्ट होता है, लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है, लोगों को प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। और अपने जो रिवर प्लेन एरिया है इंडिया में, मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें जो नॉर्थ प्लेन एरिया है अपना, जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तो हर साल एवरी ईयर क्या होता है, इन फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, ये जो डैम्स होते हैं उस फ्लड को, ठीक है, और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, जब कभी रेनफॉल क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये डैम्स जब ओवरफ्लो हो जाएंगे, आसपास के एरिया में पहले से फ्लड का इफेक्ट रहता है, और जब ये डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं तो ओवरफ्लो होने के बाद इनके गेट जब खोल दिए जाते हैं तो क्या होगा, पहले से रिवर का वाटर लेवल हाई रहता है और इन डैम्स के गेट खोलने से उनका वाटर लेवल और हाई
हो जाता है और वो एक साथ उसका इफेक्ट होता है, एक साथ वाटर लेवल बढ़ता है, जिससे जो फ्लड होती है वो और भी ज़्यादा सेवेयर हो जाती है, और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग हो जाती है। कई बार ये डैम्स टूट भी जाते हैं। डैम्स टूटने की वजह से भी क्या हो जाता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाए हैं, तो कई बार फ्लड इनसे और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, राजस्थान में एक डैम है 1998 में बना था, बीसलपुर डैम, शायद सबने नाम सुना होगा इसका। बीसलपुर डैम टोंक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है ये राजस्थान के। ये जो बीसलपुर डैम है, इस डैम को बनाया गया उस आसपास के एरिया के अंदर जो बनास रिवर है या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे उनके पानी को इकट्ठा करके लोगों को पोर्टेबल वाटर सप्लाई करने के लिए, स्पेशली जयपुर अजमेर जैसी सिटियों को। लेकिन क्या हुआ 2007-8 में, 2007 की बात है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये डैम क्या हो गया, फुल हो गया और आसपास के एरिया को, गाँव को खाली करा लिया गया। क्यों? क्योंकि जब इससे पानी छोड़ा गया तो वो पानी आसपास के गाँव में घुस गया। तो क्या हुआ, इसको बनाया तो किसके लिए था भाई, वहाँ पे अगर फ्लड आती है तो फ्लड भी कंट्रोल होगी। लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। ऐसे ही महाराष्ट्र में लातूर डैम है, ठीक है, कोयना डैम है महाराष्ट्र में, कोयना डैम में भी ऐसा ही हुआ था। बनाया इनको फ्लड कंट्रोल के लिए गया, लेकिन इनका जो रिजल्ट हुआ, कई बार क्या हुआ, ये फ्लड को और बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। ऐसे ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं डैम्स बनाने के। उसी की वजह से आज हम देखेंगे तो कई एनजीओ, कई ट्राइबल कम्युनिटियाँ, कई गांव ऐसे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, इन डैम्स को अपोज भी कर रहे हैं, इनके विरोध में भी खड़े हैं। तो देखो, ये तो कुछ रीजन है ही, इसके अलावा और भी कई ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं क्या है, इसके अपोजिशन में खड़े हैं। तो काफी ऐसे मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो इनके खिलाफ काफ़ी लोगों ने मूवमेंट्स किए। कई एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कई एनजीओज हैं जो मूवमेंट चला रहे हैं इनके अगेंस्ट। तो ये मूवमेंट चलाने के कारण क्या है, कुछ एक रीज़न अपन ने डिस्कस किए, कुछ और भी रीज़न है कि लोग इतने ज़्यादा इनके अगेंस्ट क्यों हैं। तो देखो, जब कभी भी डैम बनता है, जब कभी भी डैम बनेगा, उस डैम के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ के गाँवों को खाली कराया जाता है, वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करेंगे ही क्यों? क्योंकि जब वो एरिया रिवर के आसपास का एरिया है, जब वो लेक बनेगी आर्टिफिशियल, तो काफ़ी बड़ा लोगों की एग्रीकल्चर लैंड भी जाएगी। हो सकता है लोगों के गांव भी उस डैम के एरिया के अंदर आ जाए, उसे आसपास के फॉरेस्ट भी आ जाए, तो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ भी इफेक्ट हो सकती हैं इससे। तो वहाँ के लोगों को क्या किया जाता है, वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा उनको। और अब शिफ्ट करने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है शिफ्ट करने के बाद में जो भी कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे, उनको वहाँ से शिफ्ट करने के बाद में, अब वहाँ पे जब वो रह रहे थे, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कम्युनिटी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को अपने हैबिटेट के रूप में चूज़ करती है, तो उसके पीछे रीज़न होते हैं। वहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगी या उनके ऑक्यूपेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो आपने क्या किया, वहाँ पे डैम बना के उनको शिफ्ट कर दिया वहाँ से। अब शिफ्ट कर दिया तो उनको किसी न्यू प्लेस पे आपने बसाया, तो वो न्यू प्लेस की जो कंडीशंस होंगी वो वैसी नहीं होंगी जैसी वो जिस एरिया को छोड़ के आए हैं उस एरिया में थी, वैसी कंडीशंस वहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोग जब उस जगह को छोड़ कर जाएंगे तो वो अपना जो लोकल हो सकता है अपने फर्टाइल लैंड्स को छोड़ कर जाएं, तो लोगों की लिवलीहुड चली गई, लोगों की आजीविका, जो कमाने के साधन थे वो चले गए, लोगों का लैंड, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो चले गए, उनके जो रिसोर्स उनको वहाँ अवेलेबल थे, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं, वहाँ पे रहते थे, उनको वहाँ से इजीली उनको अपने जो फूड नीड्स थी उनकी वो भी फुलफिल हो जाती थी, वहाँ से उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, उनको हर्ब्स मिल जाती थी वहाँ से, वहाँ पे वो अपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो थी वो भी कंडक्ट करते थे। तो सारी चीज़ों के लिए अच्छी कंडीशन थी वहाँ पे। फार्मर्स के लिए मान लो कि फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी रिवर की। अब आपने उनको शिफ्ट करके ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं,
ठीक है, तो क्या हुआ, लोग उसका अपोज करेंगे, उसको विरोध करेंगे, लोग उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। फिर सबसे बड़ी बात देखो, जब ये डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इन डैम्स का कम से कम एक बड़ा शेयर किसके पास में होना चाहिए, वहाँ रहने वाली कम्युनिटीज़ के लिए होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो डैम्स जो है उनका जो बेनिफिट है, ये जो डैम्स बनते हैं इनके बेनिफिट हैं वो उन लोकल कम्युनिटीज़ को न मिलके और लोगों को, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको मिल जाएंगे, या फिर उनसे दूर रहने वाले सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको मिल जाएंगे। जैसे मैं बीसलपुर डैम का एग्जांपल दे रहा था अभी आपको। बीसलपुर डैम को आप देखोगे तो वो जयपुर से आप मान के चलो 150 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस पे बना हुआ है। ऐसे अजमेर से भी इतनी डिस्टेंस पे है। लेकिन टोंक गांव जो है, टोंक जो डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो 256 विलेजेस हैं आसपास के एरिया वाले, उनको बेनिफिट अब जाके मिला है। डैम को बने हुए 20 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनको बेनिफिट वो भी कंप्लीट नहीं मिला अभी, उनको बेनिफिट अब मिला है जाके। और जो जयपुर अजमेर जैसी सिटियाँ हैं उनको वाटर सप्लाई उनसे काफ़ी टाइम पहले से हो रही है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ से डिस्प्लेस भी हुए हैं, या उस डैम के आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे हैं अभी भी, उनको उनका बेनिफिट नहीं मिला, और वहाँ से दूर रहने वाले लोगों को उसका बेनिफिट मिल गया। या किसी इंडस्ट्रियल एरिया को पानी मिल गया तो इंडस्ट्रियों को उनका बेनिफिट मिल गया, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनी, वो उन गाँवों में सप्लाई नहीं हुई, उन गाँवों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रियों के अंदर। तो इसीलिए जो लोग हैं उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ डैम्स बने हैं तो आप मान के चलो लगभग हर डैम का लोगों ने क्या किया है, अपोज किया है, विरोध किया है। और विरोध करने के पीछे कारण क्या था, मेनली कि उनके बेनिफिट्स उन लोगों को न मिलना, या उन लोगों की ज़मीन छिन जाना, उनके ऑक्यूपेशंस उनसे छिन जाना, ठीक है, उनकी कल्चर जो उस एरिया से जुड़ी हुई थी उस कल्चर से उनका दूर हो जाना। ये सब ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से उन लोगों ने इनका क्या किया है, अपोज किया, विरोध किया। अब देखो कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट चले, उन मूवमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिनमें अभी रिसेंटली जो चल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये चल रहा है। अब देखो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये क्यों है, देखो नर्मदा रिवर पर एक डैम बन रहा है, उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। ये एक डैम बन रहा है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, बन क्या रहा है, कंप्लीट हो गया है। ये डैम बना है गुजरात में। ये नर्मदा रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र में बहते हुए और गुजरात में बहकर और अरेबियन सी में ये मिल जाती है। तो गुजरात स्टेट के अंदर इसके ऊपर एक डैम बना है, उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। ये सरदार सरोवर डैम देखो 4 स्टेट्स हैं जिनकी पार्टनरशिप से बना हुआ है, ठीक है, 4 स्टेट्स हैं जिनकी पार्टनरशिप से बना हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन 3 में से तो ये फ्लो करती है ये रिवर, और चौथा इनका पार्टनर है राजस्थान। राजस्थान की इसका शेयर होल्डिंग है 10%। 10% इसका वाटर जो है सरदार सरोवर डैम का, नर्मदा प्रोजेक्ट का, वो राजस्थान को मिलेगा। और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक तो जालोर और एक बाड़मेर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको कौन से डैम से पानी मिलेगा, सरदार सरोवर डैम से पानी मिलेगा। तो ये 4 स्टेट्स की पार्टनरशिप से, 4 स्टेट्स का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। इन 4 स्टेट्स ने मिलकर गुजरात में एक डैम बनाया, उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। अब
राजस्थान और गुजरात का ये भी दे रखा है कि कितने जगहों को पानी मिलेगा इससे। देखो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के 3940 तो विलेज और अप्रॉक्सीमेट 173 टाउन्स, उनको इस स्कीम से पानी मिलेगा। और राजस्थान के 124 विलेज, जो 2 डिस्ट्रिक्ट ओनली, जालौर और बाड़मेर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या मिलेगा, इस स्कीम से पानी मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी है, इस गांव को इससे पानी मिलेगा और महाराष्ट्र के। अब लोग इसके अपोजिशन में क्यों है, तो सेम रीजन है, वहाँ का जो एरिया है वो क्या हो गया, उस डैम का एरिया। गुजरात के लोग इसका विरोध कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुजरात के अंदर इस डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ है और गुजरात के उस जहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पर इसका काफ़ी बड़ा एरिया आसपास का इस डैम के अंदर सबमर्ज हो गया, इसके अंदर डूब गया। अब आंदोलन किसने किया, तो आंदोलन देखो एक एनजीओ था, उसने शुरुआत करी इस आंदोलन की, इस मूवमेंट की शुरुआत करी एक एनजीओ था, और उस एनजीओ का नाम क्या था, यही नाम था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस एनजीओ का नाम था। एनजीओ किसको कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ की फुल फॉर्म होती है, यानी ये गैर सरकारी संस्थाएं होती है जो किसी एक पर्पज़ के लिए काम करते हैं। जैसे कोई हो सकता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए करता हो, कोई वेजिटेशन के कंजर्वेशन के लिए करता हो, कोई सॉइल कंजर्वेशन के लिए, ह्यूमंस के अंदर भी कोई विमेन पावर के लिए काम कर रहा हो, कोई चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हो, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा हो। ये एनजीओ अलग अलग पर्पज़ के लिए काम करते हैं। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एक सोसाइटी है, यानी एक एनजीओ है। ये एनजीओ ने ये आंदोलन शुरू क्यों किया है, ये शुरू किया उन्होंने जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले फार्मर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसमें क्यों आए अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा एनवायरमेंटलिस्ट, उन सबको इंक्लूड करने के लिए, उन सबको इंस्पायर करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि ट्राइबल और फार्मर एरिया तो इफेक्टेड थे इससे। वहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स को वहाँ से शिफ्ट किया गया, डिस्प्लेस किया गया, और वहाँ पे रहने वाले फार्मर्स की ज़मीन छीन कर उनको वहाँ से क्या किया गया, वहाँ से शिफ्ट किया गया। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को क्यों लिया गया, क्योंकि जब इन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया तो उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की रही। जब दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिली। और एनवायरमेंटलिस्ट को इनमें क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी, जहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, वो फॉरेस्ट एरिया इस डैम के अंदर डूब गया, और उसके बदले में, ठीक है, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप नहीं किए, ठीक है। तो शुरुआत में तो इनका यही था कि इन सब लोगों को क्या करना, उनका जो रिहेबिलिटेट हुए थे वहाँ से, उनको उनके अधिकार दिलाना, दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट कराना, अच्छी जगह उनको दिलाना, ये सब उनके ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन देखो बाद में इनके अंदर क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव जुड़ गए। भाई शुरुआत कहाँ से हुई इनकी, कि काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया डूब रहा है, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, वो यहाँ पे डूब रहा है इस डैम के अंदर, और वहाँ से ट्राइब्स और वहाँ के फार्मर्स को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन बाद में देखो, जब गवर्नमेंट ने इसको नहीं रोका, तब इस आंदोलन के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें और जोड़ दी, कि जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है, ठीक है, उन लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिलना, यानी वहाँ उनको एक अच्छे प्लेस पर, एक अच्छी जगह पर उनको क्या करना, शिफ्ट करना, और वहाँ पे उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। भाई जब आपको आपके घर से शिफ्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है किसी रीजन से, तो आपको वैसा एनवायरनमेंट दे या वैसी कंडीशन दे
जैसी कंडीशन से आपको शिफ्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना, गवर्नमेंट को फोर्स करना कि जो फॉरेस्ट एरिया उन्होंने इस डैम के अंदर इंक्लूड किया है उतना फॉरेस्ट एरिया फिर से डेवलप करे। ये सब टॉपिक्स को इन्होंने बाद में इस आंदोलन में शामिल कर लिया, जो आज भी कंटिन्यू है, आज भी ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट ने इनकी पूरी डिमांड्स अभी तक नहीं मानी है। ऐसे ही देखो साउथ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक कोयना नाम की एक जगह है। कौन सी जगह है? कोयना। वहां पे एक डैम बना है, कृष्णा और गोदावरी रिवर के वाटर को यूज करते हुए, कृष्णा गोदावरी दोनों के वाटर को यूज करते हुए एक डैम बना है। तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हो गया इसका नाम। अब देखो कृष्णा गोदावरी रिवर्स कैसे जाती हैं, महाराष्ट्र वगैरह के एरिया से यूँ निकलती हुई आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश में बहती हुई आगे जाके और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो महाराष्ट्र ने क्या किया, इन रिवर्स के ऊपर एक डैम बनाने की स्कीम शुरू की गई। कौन सी जगह पे? कोयना नाम की जगह पे। ठीक है, अब महाराष्ट्र पहले आता है इस एरिया में, तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे क्या बनाया? डैम बनाया। अब इस डैम का जो अप स्ट्रीम है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, और डाउन स्ट्रीम यानी आगे का पार्ट कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में है। तो इन लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डैम बनाने से जो रिवर की जो डाउन स्ट्रीम्स है नीचे की, वहाँ पर वाटर कम जाएगा, और स्पेशली जब ड्राई सीजन्स होंगे तब इन स्टेट्स के अंदर वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पानी यहीं रोक लिया। पानी यहीं रोक लेंगे तो फिर आगे पानी जाएगा ही नहीं। तो इस चीज़ को लेकर महाराष्ट्र से विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कावेरी रिवर के पानी को लेके तमिलनाडु और कर्नाटका लड़ रहे हैं, कृष्णा रिवर के पानी को लेके आंध्र प्रदेश और कर्नाटका लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें विवाद चलता ही रहता है। तो इसका विवाद, इस डिस्प्यूट के पीछे रीजन क्या था कि जब यहाँ पे अप स्ट्रीम में ही पानी को रोक लिया जाएगा तब आगे पानी नहीं जाएगा, तो इसमें कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी, और वहाँ पे उस रिवर पे, इन रिवर्स पे जो डिपेंड एरिया है, कि स्पेशली किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इन्हीं एरियाज़ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो पैटर्न जो है बिल्कुल उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ को वाटर नहीं मिलेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आगे प्रोजेक्ट्स बने उन प्रोजेक्ट्स तक पानी नहीं जाएगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहाँ होगा? इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई और इसका विरोध किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि डैम्स की वजह से लोकल कम्युनिटी ने एक स्टेट के अगेंस्ट दूसरे स्टेट ने भी अपनी आवाज़ उठाई है, क्योंकि एक स्टेट अप स्ट्रीम में आ रहा है, एक स्टेट डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, तो अप स्ट्रीम में डैम बनाकर एक स्टेट ने उसका मोस्ट ऑफ वाटर रोक लिया और आगे फ्लो पानी कम हुआ। इस वजह से भी विवाद हो सकते हैं, वहाँ पर रहने वाली कम्युनिटियाँ भी उस चीज़ का विरोध कर सकती हैं। तो ऐसे काफ़ी रीज़न हैं जिनकी वजह से ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो किसी न किसी कम्युनिटी द्वारा किसी न किसी टाइम पर अपोज किए जाते रहे हैं। इसलिए जितने इनके बेनिफिट्स हैं उतने इनके नुकसान भी हैं। ठीक है, तो आज का ये अपना टॉपिक पूरा हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।